जय साथियों, आज के वीडियो में हम लोग हाफ स्टेडर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हाफ स्टेडर प्रयोग क्या बताता है। हाफ स्टेडर प्रयोग नाभिक में जो प्रोटॉनों का वितरण होता है, किस प्रकार से नाभिक में प्रोटॉनों का वितरण होता है। नाभिक के मध्य बिंदु पर प्रोटॉन कम होते हैं या इससे फिर थोड़ा दूर पे चलेंगे तो प्रोटॉनों की क्या स्थिति है, प्रोटॉन कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में कौन बताता है? हाफ स्टेडर प्रयोग बताता है। तो हाफ स्टेडर प्रयोग की मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन समझाई थी। आज हम हाफ स्टेडर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था प्रैक्टिकली अरेंजमेंट को समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज को समझो आप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन त्वरक है। हाफ स्टेडर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन त्वरक का उपयोग किया जाता है। त्वरक क्या होता है? त्वरक वह चीज होती है जो वेग के मान में परिवर्तन कर देता है। त्वरक क्या करता है? वेग के मान में परिवर्तन कर देता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 12th क्लास में साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी तो एक त्वरक था। साइक्लोट्रॉन क्या करता था? वेग के मान में परिवर्तन कर देता था। यदि किसी कण का वेग, इलेक्ट्रॉन क्या एक कण, प्रोटॉन क्या एक कण, न्यूट्रॉन क्या एक कण, यदि किसी कण का वेग हमें अधिक करना है या कोई कण धीरे धीरे जा रहा है, इसे हमें तेज गति से फेंकना है, इसे हमें तेज गति से फेंकना है, इसे हमें तेज स्पीड देनी है, तो ऐसी स्थिति में त्वरक का उपयोग किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरक होते हैं जिससे तेज गति से, फास्ट स्पीड से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पुंज के रूप में। इससे क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन समानांतर गति करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन समानांतर गति करते हैं। आगे एक अवरोधक लगा हुआ होता है। क्या? आगे एक अवरोधक लगा होता है। इस अवरोधक से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इस अवरोधक से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और ये वापस इधर आते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होकर जाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से होकर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुंज समानांतर गति करे। ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये पुंज के रूप में आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुंज समानांतर गति करे, इसके लिए यहाँ पर दो स्लिट लगी होती है। एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही। आगे ये इलेक्ट्रॉन पुंज चुंबकीय विक्षेपक में पहुंचता है। आगे ये इलेक्ट्रॉन पुंज चुंबकीय विक्षेपक में पहुंचता है। ये जो उपकरण दिख रहा है ये क्या है? चुंबकीय विक्षेपक। चुंबकीय विक्षेपक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन पुंजों को लक्ष्य नाभिक, ये लक्ष्य नाभिक होता है और ये परिकिरणित कक्ष है। ये लक्ष्य नाभिक है। ये सोने की पन्नी का बना हुआ एक लक्ष्य नाभिक है। इस लक्ष्य नाभिक पर हमें क्या करना है? ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, इन इलेक्ट्रॉन पुंजों की टक्कर करवाना है। इस लक्ष्य नाभिक पर हमें इलेक्ट्रॉन पुंज की टक्कर करवाना है। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज आए और चुंबकीय विक्षेपक में क्या गए? इलेक्ट्रॉन पुंज आ गए। ये चुंबकीय विक्षेपक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन पुंज की इस लक्ष्य नाभिक पर टक्कर करवाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस लक्ष्य नाभिक पर टक्कर करता है। ये जो टक्कर होती है, टक्कर भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। यदि टक्कर से पूर्व एवं टक्कर के पश्चात संवेग बराबर रहे तो इस प्रकार की टक्कर को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इस प्रकार की टक्कर को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज ने इस लक्ष्य नाभिक पर टक्कर की। यह टक्कर कैसे टक्कर थी? प्रत्यास्थ टक्कर थी। यानी कि टक्कर से पहले जो वेग था और टक्कर के बाद में जो वेग है, टक्कर से पहले जो संवेग था और टक्कर के बाद में जो संवेग है वो बराबर है। वो कैसा है? बराबर। ये क्या है? परिकिरणित कक्ष है। ये क्या है? परिकिरणित कक्ष है। टक्कर के बाद इस इलेक्ट्रॉन पुंज को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये परिकिरणित होकर इस चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंचता है। यह परिकिरणित होकर इस चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंचता है। ये क्या है? चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो गोल गोल है ये क्या है? परिकिरणित कक्ष। और ये क्या है? लक्ष्य नाभिक, सोने की पन्नी का बना हुआ। थीटा क्या है? परिकिरणन कोण। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या है? परिकिरणन कोण। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर। इस चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में ये क्या हुआ? परिकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज पहुंचा। तो ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंचने के बाद क्या हुआ? चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर ने इन परिकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज का संवेग ज्ञात कर लिया।
चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर ने इन परिकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज का संवेग ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या पता चल गया, इन इलेक्ट्रॉन पुंज का संवेग पता चल गया। ठीक है, ये इस हाफ स्टेडर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था है। ये क्या है, हाफ स्टेडर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था। देख लो अच्छे तरीके से। अब हम इसकी कैलकुलेशन को करेंगे, गणितीय विश्लेषण करेंगे। ठीक है, दोबारा से समझो। ये क्या है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन त्वरक। त्वरक क्या होता है, जो वेग के मान में परिवर्तन कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से गति करते हैं, समानांतर गति करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवरोधक लगाते हैं। इस अवरोधक से टक्कर करके ये इलेक्ट्रॉन इधर होकर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन समानांतर गति करे, इसके लिए दो स्लिट लगी हुई होती है, एक इधर एक इस साइड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस चुंबकीय विक्षेपक में पहुंचते हैं और ये चुंबकीय विक्षेपक इन इलेक्ट्रॉन पुंजों की लक्ष्य नाभिक पर टक्कर करवाता है। यह जो ये लक्ष्य नाभिक है, यह जो टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी कि टक्कर से पूर्व टक्कर के पश्चात संवेग बराबर होता है। ठीक है, अब टक्कर के बाद इन इलेक्ट्रॉन पुंज को इधर गति करना चाहिए, लेकिन टक्कर के बाद ये परिकिरणित होकर इधर गति करते हैं। तो ये जो परिकिरण कोण थीटा है, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर है। चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में इन इलेक्ट्रॉन पुंजों का संवेग ज्ञात कर लिया जाता है। ये अपनी प्रायोगिक व्यवस्था है। अब तो आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। आगे चले, देखो मिटाना पड़ेगा। अब आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश घनत्व को हम रो से व्यक्त करते हैं। आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dv। dq अपॉन dv ये क्या होता है, आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम dq निकालें और dq बराबर क्या जाएगा, रो dv, यानी इस dv को इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, हमें नाभिक पर टोटल आवेश निकालना है, तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। dq क्या करना, हमें नाभिक पर टोटल आवेश निकालना है, तो इधर रो dv, रो dv। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा q, और ये है अपने पास रो dv। क्या है, रो dv। अपने पास ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, अतः न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अतः नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं, उन प्रोटॉनों पर आवेश का टोटल नाभिक पर आवेश होता है। नाभिक का आवेश क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के आवेशों का योग नाभिक पर आवेश होता है। नाभिक जैसे अपने पास ये कोई नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब नाभिक में कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉनों का जो आवेश होगा वही नाभिक का आवेश होगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं ये कोई नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है z। कितनी है, z। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, z। अब एक नाभिक एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये क्या होता है, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ Ze। क्या लिख दिया, Ze। का मतलब है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। दोबारा से समझो, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, और प्रोटॉन धनावेशित होता है। अतः नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों के आवेशों का योग नाभिक पर आवेश होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है Z, और एक प्रोटॉन पर आवेश है E, तो टोटल प्रोटॉनों पर आवेश कितना हो गया, Ze। तो नाभिक पर आवेश कितना होता है, Ze बराबर यहाँ पे रो dv। अब देख, अपने पास नाभिक का आयतन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या रहा है, dv। तो हमें क्या करना है, नाभिक का आयतन कैलकुलेट करना है। कैसे करें, नाभिक का आयतन कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से समझो।
नाभिक को हमने क्या माना था? द्रव बूंद मॉडल के अनुसार नाभिक एक गोला होता है। द्रव बूंद मॉडल के अनुसार नाभिक एक गोला होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है? गोले का आयतन होता है। ये क्या होता है? गोले का आयतन होता है। अब एक मिनट, यहाँ पे आर की जगह में स्मॉल आर ले रहा हूँ 5 मिनट के लिए, स्मॉल आर क्यूब। अब अपन को डीवी निकालना है, तो डीवी बराबर क्या आएगा? 4/3 पाई, ऐसे कैसे इसका हो जाएगा 3r² dr। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देख 3 से 3 गया, तो डीवी बराबर क्या आया? 4πr² और dr। इस मान को यहाँ पे मैंने पुट करेंगे, तो ZE बराबर क्या आ गया? देख रो की जगह रो, ये जो रो होता है ये क्या होता है? रो आवेश घनत्व होता है, एकांक आवेश घनत्व, या रो क्या होता है? आवेश घनत्व। ये जो रो होता है ये स्मॉल r का फलन होता है, अभी समझाऊंगा। यहाँ पे स्मॉल r क्या है? नाभिक की त्रिज्या। यहाँ पर स्मॉल r क्या है? नाभिक की त्रिज्या। ध्यान से समझना, स्मॉल r क्या है? नाभिक की त्रिज्या। क्या है? नाभिक की त्रिज्या। ये जो रो होता है आवेश घनत्व होता है, ये नाभिक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पे क्या है? डीवी। डीवी का क्या माना है? ये माना है। इस मान को यहाँ पे रखो, 4πr² dr। तो ZE बराबर 4π, देखो रो r, यहाँ पे 4π को बाहर ले लेता हूँ, और 4π r² और dr, ये आया। अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नाभिक पर आवेश। एक मिनट, पहले तो नाभिक का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेते हैं। नाभिक का द्रव्यमान, यहाँ तक आप लोगों के समझ में ये इजी कैलकुलेशन है। अब देखो नाभिक का द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नाभिक का द्रव्यमान निकालना है। नाभिक का द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालें? नाभिक का द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालें? नाभिक के द्रव्यमान को मैं कैपिटल M से लिख देता हूँ। नाभिक के द्रव्यमान को कैसे लिख दिया? कैपिटल M से लिख दिया। ओके, नाभिक का द्रव्यमान निकालना है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और ये जो मान होता है ये होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 kg। 1.672 गुणा 10⁻⁻27 kg। अब मुझे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग पता चल गया, तो किसी एक के द्रव्यमान से गुणा कर दो, किसी एक के द्रव्यमान से गुणा कर दो। जैसे मैंने या तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दो या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दो, तो कैपिटल ए। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.672 गुणा 10⁻⁻27। ये क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कितना है? एक। तो ये क्या आ गया? टोटल नाभिक का द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया? टोटल नाभिक का द्रव्यमान आ गया। ओके,
अब नाभिक के आयतन की बात की जाए तो B बराबर होता है 4/3 πr³ ये होता है। और कल मैंने बताया था कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे B बराबर 4/3 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा r0 a की पावर 1/3। कल मैंने बता दिया था कि पावर 3 ओके। अब इस साइड वालों को मिटा देते हैं, देख लो आप 1 मिनट। तो B बराबर क्या आ गया अपने पास, B बराबर 4/3 पाई। देखो r0 की पावर 3 और a की पावर 1/3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a की पावर 1/3 की पावर 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। अब मुझे क्या पता चल गया, नाभिक का द्रव्यमान पता चल गया और नाभिक का आयतन पता चल गया। अब मैं नाभिक का घनत्व निकाल सकता हूँ। D बराबर क्या होता है, कैपिटल M/B होता है। D बराबर क्या होता है, कैपिटल M/B होता है। तो D बराबर, ध्यान से समझो, D बराबर कैपिटल M/B। कैपिटल M क्या है, ये आया A गुणा 1.672 गुणा 10 की घात -27 और B क्या है, ये आया 4/3 पाई r0 की पावर 3 और फिर देखो इस a से तो ये a कैंसिल हो गया ना। अब एक बात सुनो, D बराबर 1.672 गुणा 10 की घात -27। अब देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से मैंने 3 से गुणा कर दिया, मैं 4 नीचे है और पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है और r0 का मान होता है 1.2 गुणा 10 की घात -15। कल आप लोगों को बताया कि पावर कितनी है, 3। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये लगभग बराबर आएगा 2 गुणा 10 की घात 17 kg के। 2 गुणा 10 की घात 17 kg प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि ध्यान से समझो, द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। ये क्या है, मीटर क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो नाभिक का घनत्व है, नाभिक की जो डेंसिटी, नाभिक का जो घनत्व है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उनकी बात कर रहे हैं। जो नाभिक का घनत्व, यहाँ पे नाभिक का घनत्व किस पे डिपेंड कर रहा है, नाभिक का घनत्व 2 गुणा 10 की घात 17 kg प्रति मीटर क्यूब आ रहा है। 2 गुणा 10 की घात 17 kg प्रति मीटर क्यूब आ रहा है। नाभिक का घनत्व किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। आप बताओ यहाँ पे नाभिक का घनत्व किसी पर निर्भर कर रहा है क्या, नाभिक का घनत्व किस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे नाभिक पर आवेश निकालने का एक फॉर्मूला ये है, ये जो पहले बताया था आप लोगों को, नाभिक पर आवेश निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r आप लोगों ने नाभिक की त्रिज्या लिए, यहाँ पे कैपिटल R ले लिया नाभिक की त्रिज्या ने, ये एक अलग पोर्शन हो गया और ये एक अलग पोर्शन हो गया, ठीक है। ये जो नाभिक पर आवेश होता है, इस नाभिक पर आवेश को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 मिनट के लिए, स्मॉल r यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या है और यहाँ पे त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल R को त्रिज्या लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैपिटल R को त्रिज्या लिया है। तो जो नाभिक का घनत्व है उन्हें किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वितरण होता है, वो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो वितरण होता है वो कैसा होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वितरण होता है समान होता है। कतई समझ में नहीं आया, नाभिक का घनत्व यह है। अब अपने पास यानी कि आवर्त सारणी में कितने तत्व, टोटल 118 तत्व।
तो 118 तत्वों में जो नाभिक होता है, 118 तत्वों के अपने नाभिक होंगे। उन नाभिकों में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वितरण होगा, सभी नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वितरण समान होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वितरण समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। यही हाफ स्टेडर प्रयोग ने समझाया था। तो कंप्लीट होता है हाफ स्टेडर प्रयोग। जय हिंद साथियों।